गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एल नीनो और ला नीनो को आज हम डिस्कस करेंगे। करंट्स को हम प्रॉपर मैनर में डिस्कस कर चुके हैं। अब एल नीनो को पढ़ते समय पेरू की करंट का नाम आने के साथ पेरू की धारा, आपको ये भी याद आ जाना चाहिए कि हम ठंडी जलधारा की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा ये भी ध्यान आ जाना चाहिए कि हम पूर्वी प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं। तो आज हम एल नीनो ला नीनो को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे वो ऑलरेडी धाराओं के रूप में हम पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे किस तरह से काउंटर पेरू करंट बहती है, जो कि पेरू धारा जो है उसके ठीक अपोजिट प्रकृति की होती है, इसीलिए उसको काउंटर पेरू करंट कहते हैं। तो आज हम जानेंगे काउंटर पेरू करंट के बारे में भी, और एल नीनो का इम्पैक्ट, क्योंकि भारत के मानसून पे आता है सीधे सीधे, तो इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। एल नीनो और ला नीना, एल नीनो की उत्पत्ति का संबंध, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। एल नीनो का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपको पूछा जाता है पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, या अटलांटिक महासागर, या हिंद महासागर। तो आपको ध्यान रखना है एल नीनो का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागर से, यहीं से ये पूरा मामला स्टार्ट होता है, उसी को आज हम देखेंगे। तो पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से संबंध है सीधे सीधे एल नीनो का। ला नीना का संबंध जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि से है। तो ध्यान रखना है, जल का तापमान बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है वाटर का टेम्परेचर, दोनों में ही, एल नीनो में भी और ला नीनो में भी। फिर किस तरह से इंपैक्ट आता है वो भी हम जानेंगे। एल नीनो रूपी गर्म जलधारा के प्रभाव से पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप पेरू के तट पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। कहाँ पे? पेरू के तट पे। अभी इसको हम मैप के थ्रू समझते हैं, क्योंकि हम पैसिफिक ओशियन की करंट्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये अब आपको दिखाई दे रहा है पैसिफिक ओशियन, ये आपको दिखाई दे रहा है उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखाई दे रहा है, ये हमें इंडोनेशिया और इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस जो द्वीपीय देश हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है पूरी तरह से एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप और उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, तो यही तो हमने पढ़ा था कि प्रशांत महासागर के किस तरह से स्थल भाग लगता है। तो ये अब आपको प्रॉपर मैनर में, ये इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और इक्वेटर से नीचे साउथ पैसिफिक ओशियन। इक्वेटर को बना लेते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। ये आपको दिखाई दे रही है, ये जा रही है इक्वेटर, ये जा रही है भूमध्य रेखा। अब हम देखते हैं, ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब इसे हमें भारत में से भी गुजारना है। ये देखिए भारत कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे है हमारा प्यारा महान देश भारत। ठीक है, इसमें नेपाल और भूटान को साथ में ही ले लिया है हमने। ये आपको भारत दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, इन सब का लिंक करते हुए हम एल नीनो और ला नीनो को पढ़ने वाले हैं। जैसे ही बात आई मकर रेखा की, ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीच में से इसको गुजार दो, तो ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है 23.5 डिग्री मकर रेखा। अब हम ये बात कर रहे हैं कि पैसिफिक ओशियन में भी जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, क्योंकि प्रशांत महासागर का ये कौन सा पार्ट है? ईस्ट है। ये वाला कौन सा पार्ट है? ये वेस्ट है, उत्तर और पूर्व, और ये पश्चिम भाग है। अब हम बात कर रहे हैं, ये है इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, इक्वेटर से नीचे साउथ पैसिफिक ओशियन। इक्वेटर से, यानी अब हम बात कर रहे हैं पूर्वी प्रशांत महासागर की, तो उत्तर और दक्षिण दोनों को देखें तो ये क्या है? पूर्वी प्रशांत महासागर का तट, यानी उत्तर अमेरिका के लगता है, दक्षिण अमेरिका के लगता है। दक्षिण अमेरिका का ये कौन सा साइड है? पश्चिम, और ये है पूर्व। अब हमने पढ़ा था कि दक्षिणी अमेरिका के यहाँ से, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ एक करंट बहती है, जिसका नाम अब आपको याद आ जाना चाहिए, पेरू की धारा। और इस तरह से बहती हुई बाद में किस तरह से बहती है? साउथ पैसिफिक ओशियन में। ये है साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया था, है ना, इस तरह से। और ये यहाँ पे जा करके फिर आपको याद आ जानी चाहिए धाराएं। तो ये धाराएं हमने बाकायदा अटलांटिक की भी कर ली, लेकिन पैसिफिक को अब हम पढ़ रहे हैं। तो पैसिफिक ओशियन की करंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये तो चली जाएगी नीचे की तरफ, और जो नॉर्थ वाली हैं वो चली जाएंगी ऊपर की तरफ। ये बात तो हम धाराओं में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पेरू की करंट, जो कि कहाँ बहती हुई दिखाई दे रही है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे, और प्रशांत महासागर की बात आए तो पूर्वी तट पे।
ठीक है, हमने देखा पेरू की धारा कैसी धारा है, ठंडी धारा है। क्यों ठंडी धारा है? क्योंकि अब आपको याद आ जाना चाहिए कि इस तरह से ये धारा जो है ये यहाँ से इसमें कौन सी धारा मिल जाती है जो ठंडी है, जो अंटार्कटिका से आ रही है। तो अंटार्कटिका से आने वाली ठंडी धारा बहते हुए एक तो सीधी निकल जाती है, दूसरी पेरू के तट की तरफ। इस बात को क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इसलिए वापस रिपीट नहीं करने वाले हैं। अभी ध्यान आ जाना चाहिए पेरू की धारा ठंडी धारा है। ठीक है, अब हमारे लिए समझने वाली बात स्टार्ट होती है। जब सितंबर के महीने में सूर्य लंबवत चमक रहा है, डायरेक्ट सनरेज हैं कहाँ के ऊपर? इक्वेटर के ऊपर, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे। सितंबर और मार्च 2 वो मंथ हैं जब यहाँ पे सीधा लंबवत चमकता है सूर्य। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में सूर्य कहाँ आ जाता है? मकर रेखा के ऊपर। फिर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च वापस कहाँ आ जाता है? 0 डिग्री इक्वेटर पे। अप्रैल, मई और जून, अब भारत को भी ध्यान कीजिए, हम बात कर रहे हैं अप्रैल, मई और जून। तो जून में सूर्य कहाँ आ जाता है? कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ये बात इतनी क्लियर है। सितंबर से सूर्य चला, दक्षिणायन हुआ, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ा और दिसंबर आते आते खिसकते 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 दिसंबर आते आते सूर्य लंबवत चमक रहा है मकर रेखा के ऊपर। फिर वापस सन चला। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सितंबर महीने के अंदर इक्वेटर पे जो लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ था, धीरे धीरे लो प्रेशर बेल्ट भी क्या होते हैं? नीचे खिसकता है। ITCZ हम पढ़ चुके हैं, तो ITCZ भी क्या होता है? नीचे खिसकना स्टार्ट हो जाता है। तो यही बात सेम यहाँ पे स्टार्ट होती है कि यहाँ पे मार्च में फिर से सूर्य भूमध्य रेखा पे है, सितंबर में भी भूमध्य रेखा पे है। फर्क क्या है? मार्च के बाद चलता है सन किधर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ। और मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो इसमें तो कुछ रटना है नहीं क्योंकि उत्तर भारत में हम रहते हैं। और अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई कब होता है? जून में, क्योंकि पता है मई और जून सूर्य जो है वो कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा है। जून के महीने में तो सीधे, तो गर्मियां शुरू कब से हो जाती हैं? अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून ये महीने कौन से होते हैं? गर्मियों वाले। और जहां पे लैंड पे हाई टेम्परेचर है वहां पे क्या होता है? लो प्रेशर। यही बात हमें मानसून को समझते टाइम समझनी होती है कि जब लैंड के ऊपर यानी यहाँ पे सूर्य लंबवत चमक रहा है, उस स्थिति में अप्रैल, मई, जून हमारे यहाँ पे क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है, तापमान बहुत ज़्यादा। और तापमान ज़्यादा है इसका मतलब हवाएं ऊपर उठ रही हैं, कन्वेक्शन करंट ऊपर उठ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ITCZ भी तो धीरे धीरे शिफ्ट होता रहता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर बना रहता है, हाई टेम्परेचर है और प्रेशर कैसा है? लो है। और लो प्रेशर की तरफ हमेशा हवाएं आती हैं, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, अब हम पहले यहाँ वाले मामले को समझ लेते हैं, फिर किस तरह से धाराएं यहाँ पे अपना प्रभाव डालती हैं उसके बारे में जानेंगे। हम बात कर रहे हैं कि पेरू के तट पे यानी इस वाले तट पे पेरू की ठंडी धारा बह रही है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ITCZ खिसका, सारे बेल्ट खिसके, लो प्रेशर कहाँ बनने लग गया है? लो प्रेशर बन गया है मकर रेखा के ऊपर। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? दिसंबर के महीने में यहाँ पे हाई तो है टेम्परेचर तो है ज़्यादा और लो बना हुआ है प्रेशर। जब प्रेशर बेल्ट खिसक गया है तो हमने देखा था कि जो हवाएं 30 से 35 डिग्री, क्या हमने देखा था? हाई प्रेशर। और 30-35 डिग्री लैटिट्यूड से हवाएं जो हैं वो इक्वेटर पे आने की कोशिश करती हैं क्योंकि इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है तब। लेकिन आप ये समझिए इक्वेटर वाला लो प्रेशर भी तो अब, क्योंकि सूर्य यहाँ लंबवत चमकता है तो यहाँ पे बेल्ट भी तो शिफ्ट हो गए, यानी ये हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से चल करके 30-35 डिग्री से चल करके और यहाँ इक्वेटर को पार करते हुए यहाँ पहुँच जाती हैं। ठीक है, तो क्या हवाएं साउथ हेमिस्फीयर में नहीं चलेंगी? बिल्कुल चलेंगी। 30-35 डिग्री से वो हवाएं भी यहाँ पहुंचेंगी, लेकिन उनको कम ही रास्ता तय करना है क्योंकि 23.5 डिग्री, 20 से 30 डिग्री के बीच में, 20 से 25 डिग्री के बीच में यहाँ पे उनको जगह मिल गई है, लो प्रेशर बना हुआ है, तो वो हवाएं उतर जाती हैं। बात यह है लंबी दूरी कौन तय कर रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली। कब लंबी दूरी तय करके आ रही है? इक्वेटर को पार करके आ रही है जब सूर्य मकर रेखा पे लंबवत चमक रहा है, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लंबवत चमक रहा है। तो ये यहाँ से आने वाली हवाएं जो हैं वो इक्वेटर को पार करती हैं। तो क्या केवल इक्वेटर को हवाएं ही पार करेंगी? जलधारा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने देखा था कि विंड्स के फ्लो का पूरा पूरा इम्पैक्ट आता है करंट्स के ऊपर, क्योंकि करंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन हवाओं का पूरा प्रभाव यहाँ के जल पे भी आया। जल पे आया तो इस जल ने
ये जल चला, अब कहां से चल रहा है, अब आप समझ सकते हैं, जो जल इक्वेटर को पार करके आ रहा है, इसका मतलब ये यहां पे आने वाले जल की धारा कैसी होगी, ये होगी गर्म, क्योंकि आ कहां से रही है। अब आप समझ सकते हैं कि जो इक्वेटर को पार करके जो जल धारा आ रही है तो वो कैसी प्रकृति में है, गर्म है। नीचे से कौन सी पेरू की धारा आ रही है, ठंडी वाली। अब यहाँ पे इसीलिए क्योंकि ये धारा यहाँ पे पेरू के तट के पास बह रही है, अब इसको, ये आपको पेरू देश दिखाई दे रहा है। अब पेरू के पास में, अब इन सब लाइंस को हम इरेज कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये तो ध्यान रहना चाहिए, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है हमारी इक्वेटर, और ये हमारी है यहाँ पे 23.5 डिग्री मकर रेखा। ये तो हमें चाहिए तीनों। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से जो जलधारा आ रही है वो कौन सी है, गर्म है। यहाँ से जो जलधारा पहुँच रही है वो कौन सी है, ठंडी है। जब गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, खूब यहाँ पे जू प्लैंकटन का विकास होता है। पहले फाइटोप्लैंकटन बनते हैं, उनको खाने के लिए जू प्लैंकटन आते हैं, मछलियाँ आती हैं, तो यहाँ पे खूब मछलियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे गर्त भी हैं। ठीक है, वो बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे गर्म और ठंडा जल मिल रहा है, कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे पानी का टेम्परेचर क्या हो गया है। जब सूर्य यहाँ पे लंबवत चमक रहा था उस समय के अंदर तो ये करंट इस तरह से फ्लो होती हुई यहाँ पे जाकर के टर्न हो रही थी, कहाँ पे, इक्वेटर, भूमध्य रेखा के पास। लेकिन अब क्योंकि ऊपर वाला पानी नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कारण क्या है, सूर्य मकर रेखा पे लंबवत चमक रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है। जल नीचे आया, यहाँ पे आकर के मिला, यहाँ पे पानी का तापमान कम होगा या बढ़ेगा। अब आप समझिए, अगर सिंगल पेरू की धारा बह रही होती तो ये क्या होती, कंपैरेटिव टू ठंडी होती। अब इसमें एक गरम गरम जल मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ के पानी का जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा हाई, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, पहले केवल गर्म धारा चलते 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 जा करके इक्वेटर के पास यहाँ पे टर्न होकर के गर्म होती जाती थी, चलती जाती थी। और ये धाराएं किस तरह से फ्लो करती हैं, ये करती हैं ईस्ट से वेस्ट में। क्यों करती हैं उसका कारण हम जान चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे पानी का तापमान, पहले जो ठंडी धारा थी जो आ रही थी, जिसके नाते यहाँ पे जल कैसा था, ठंडा था, लेकिन अब उसमें गर्म पानी मिला दिया। आपसे ये कहा जा रहा है कि पहले आपके पास एक बकेट ठंडा पानी था, अब आपने उसमें गर्म पानी का एक मग ही डाला हो भले, लेकिन अब पानी का तापमान पहले ठंडे वाले की तुलना में तो बढ़ गया है। उसी बढ़ने की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और दुनिया में यानी विश्व में वर्ल्ड वाइड एकमात्र ये जगह है जहाँ पे इस वाटर को, यानी ये जो यहाँ पे जो पानी है उसको बुखार चढ़ता है, इस ओशियन को क्या होती है, फीवर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व में एकमात्र जगह है जहाँ पे ओशियन को फीवर हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि पानी का तापमान बढ़ गया। भाई आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो आप क्या कहते हो, मुझे फीवर जैसा लग रहा है या मुझे फीवर हो गया है, क्योंकि आपकी बॉडी का तापमान बढ़ गया है। यहाँ जल का तापमान बढ़ गया है तो ओशियन को फीवर आ गया है, बिल्कुल ओशियन को फीवर आ जाता है। तो यहाँ पे ये कोई मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, सच में ये टर्म काम में ली जाती है। चलिए यहाँ पे हमने ये देखा कि तापमान जो है वो हाई हो गया है, किसका, जल का तापमान हाई हो गया है। लेकिन जल तो चलेगा तो उसी डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट तो बहेगा ही बहेगा। अब यहाँ पे इस ज़्यादा टेम्परेचर वाले जल ने स्टार्ट किया चलना। अब ये आ करके यहाँ वाले जल को भी तो क्या कर देगा, गर्म कर देगा। इस वाली जगह पे यहाँ पे क्या है कि हमने देखा था यहाँ से करंट्स जो हैं वो जाकर के हिंद महासागर में भी अपना पानी मिलाती हैं। ये बात हमने की थी कि एक धारा इस चौराहे से सीधी चली जाती है, दूसरी धारा क्यूरोसिवो जो जापान के पूर्वी तट पे बहती है, गर्म जल धारा थी, याद कीजिए। अब ये धारा जो है वो और ज़्यादा गर्म है, ये कहाँ आ गई है, हमारे हिंद महासागर में आ गई है। आकर के इसने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, तापमान को बढ़ा दिया है। ये हम बात कर रहे हैं कि ये धाराएं चल रही हैं। अच्छा, सन वापस शिफ्ट होते 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 कहाँ पहुंच गया वापस, अब यहाँ पे दिसंबर से वापस चला, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में आ गया इक्वेटर पे, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, जून में आ गया है कहाँ पे, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा के ऊपर आ गया है। अब जब सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा है अप्रैल मई जून के महीनों में, तो यहाँ पे लैंड का टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है, यानी यहाँ पे धाराएं आनी चाहिए, हवाएं इस तरफ चलनी चाहिए, किस तरफ,
भारत की तरफ, क्योंकि लो प्रेशर बना हुआ है। तो हवाएं जो हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर वाली भी यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जैसे पहले हमने देखा था हवाएं सदर्न हेमिस्फेयर तक पहुँच रही है जब मकर रेखा पे सूर्य लंबवत चमक रहा है। तो जब कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत चमक रहा है तो जो दक्षिणी गोलार्ध वाली हवाएं हैं वो इक्वेटर को पार करके, क्योंकि सारे बेल्ट शिफ्ट हो गए ना, ITCZ शिफ्ट हो गया, लो प्रेशर बेल्ट बन गया यहाँ पे, तो ये सदर्न हेमिस्फेयर में जो 30 से 35 डिग्री हवाएं चली थी वो 0 डिग्री पे आके नहीं रुक पाएंगी यहाँ पे, क्योंकि महीना चल रहा है जून का, वो इक्वेटर को पार करके पहुंचेंगे यहाँ तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीच में ही यहाँ पे उनको क्या मिला, तापमान ज्यादा और लो प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है इसका मतलब वहां पे क्या है, लो प्रेशर बना हुआ है। अब यहाँ पे भी लो प्रेशर है, यहाँ पे भी लो प्रेशर है, कब बना ये, इस एल नीनो के कारण ये बन गई यहाँ पे एल नीनो, गर्म धारा ठंडी धारा मिलकर के ये चली और यहाँ पे बन गई एल नीनो। ये इस तरह से आती हुई इस करंट ने यहाँ के तापमान को भी, जल के तापमान को, हिंद महासागर वाले को भी क्या कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म कर दिया तो यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे भी लो प्रेशर, जो हवाएं आनी चाहिए थी और इनको यहाँ तक लेकर आती, इन जो ये जो जलवाष्प वाली धारा थी इसको यहाँ तक लाती, मानसून अच्छा आता, उससे पहले ही यहीं पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। क्यों, क्योंकि गर्म जल है। होना क्या चाहिए था, जल ठंडा होना चाहिए था। जल ठंडा होता तो यहाँ से हवाएं कहाँ चलती, लैंड की तरफ चलती, और उन हवाओं में क्या होता, मॉइस्चर होता, जलवाष्प होती, वो जाकर के बरसात करती, यानी वर्षा करती, रेनफॉल होता भारत के अंदर। क्यों, क्योंकि भारत में तो टेम्परेचर हाई और लो प्रेशर बना हुआ था, लेकिन इन गर्म जलधाराओं ने यहाँ के तापमान को बढ़ा करके सारा मामला खराब कर दिया। ऐसी सिचुएशन में भी बहुत बार आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि एल नीनो आ रहा है, उसके बावजूद भारत में मानसून ठीक है या फिर अच्छी वर्षा भी हुई है। एल नीनो आया है, उसके बावजूद अच्छी वर्षा हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि भारत में मानसून को यही तो फैक्टर प्रभावित नहीं करता। राजस्थान में जो डेजर्ट है वो भी प्रभावित करता है, जो तिब्बत का पठार आपको दिखाई दे रहा है ये भी प्रभावित करता है, हमारा हिमालय जो है वो भी प्रभावित करता है। तो यहाँ पे अब जब यहाँ वाली हवाएं यहाँ पहुँच नहीं पा रही हैं तो ऐसे में भाई हिमालय और यहाँ पे हमारा मरुस्थल राजस्थान वाला और इसके अलावा तिब्बत का प्लेटू, ये थोड़ा और गर्म अगर हो जाते हैं, अगर थोड़ा और गर्म हो जाते हैं और यहाँ से जो हवाएं, यानी यहाँ से हवाएं जो हैं वो ऊपर उठी कन्वेक्शनल करंट के रूप में, वो हवाएं यहाँ पे आ जाती हैं अगर, तो इन वालियों को क्या कर देती हैं, ठंडा कर देती हैं। यानी यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठी थी उनको वापस धीरे 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 नीचे बैठा देती हैं और यहाँ के टेम्परेचर को डाउन कर देती हैं। याद कीजिए, जब हवा ऊपर से नीचे उतरती है इसका मतलब होता है तापमान वहाँ पे क्या होगा, कम होगा, चाहे वो लैंड हो या फिर वो जलीय भूभाग हो, जलीय भाग हो यानी ओशियन हो या सी हो। अगर हवाएं ऊपर से नीचे उतर रही हैं इसका मतलब हवाएं कैसी हैं, ठंडी हैं, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। याद कीजिए एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्थिति में यहाँ पे साइक्लोन भी बनता है, इस वाली जगह पे यहाँ पे जहाँ जल आकर इकट्ठा हो रहा है साइक्लोनिक कंडीशंस भी बनती हैं। लेकिन हम क्या समझना चाह रहे हैं, अच्छा ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ बनते हैं और ईस्ट से वेस्ट चलते हैं। याद कीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम डिस्कस करके आ चुके हैं, अब फिर से साइक्लोन को डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हवाएं वापस नीचे बैठेंगी किस कारण से, कि भी हिमालय है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि भाई हिमालय और तिब्बत का पठार और हमारा थार का डेजर्ट जो राजस्थान तक है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अपना बढ़ा लें, यहाँ से हवाएं चलें और ये जो यहाँ से हवाएं चल रही हैं वो यहाँ आकर इन हवाओं को नीचे बैठा देती हैं, तो इस वाले भाग का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही तो हमें चाहिए था, तापमान कम हुआ, हाई प्रेशर बना। अब ये हाई प्रेशर इस लो प्रेशर की तरफ चला, क्यों, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ पे और लो प्रेशर बना लिया था। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि एल नीनो आने के बावजूद अगर हमारे सक्रिय हो जाते हैं हमारा डेजर्ट राजस्थान वाला पार्ट, इसके अलावा हिमालय और तिब्बत का पठार यदि सही गर्म हो जाते हैं और इनके कारण जो करंट ऊपर उठी वो इन धाराओं को वापस नीचे बैठाने में मदद कर दे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मानसून हमारे यहाँ फिर भी सही मात्रा में वर्षा कर देता है, यानी रेनफॉल हो जाता है। चलिए, तो ये तो कहानी थी एल नीनो की। अब हम इसे पढ़ भी लेते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर एल नीनो का विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी हार्मफुल होता है। मछलियाँ, प्लैंकटन व अन्य समुद्री जीव जंतु मरने लगते हैं। एल नीनो के प्रभाव से पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में क्या होती है, अतिवृष्टि होती है और पश्चिमी महासागरीय क्षेत्र में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है।
इसका प्रतिकूल प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशिया के मानसून पे भी पड़ता है, यानी भारत के मानसून के ऊपर, जिससे इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश में सूखे की स्थिति पैदा होती है। ला नीना की उत्पत्ति का संबंध पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ला नीना के प्रभाव से एल नीनो के ठीक विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, यानी जहां पे ला नीनो ने आकर के, यानी इन जलीय धाराओं ने आकर के हमारे हिंद महासागर का तापमान बढ़ा दिया था, वहीं पे ये क्या करती है, पश्चिमी प्रशांत महासागर का तापमान तो बढ़ाती हैं, लेकिन हिंद महासागर का तापमान नहीं बढ़ाती हैं। यहाँ पे बढ़ाती हैं, बारिश हो जाती है, उस बारिश के कारण यहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ये डाउन हुए टेम्परेचर वाली जलधाराएं पहुंचती हैं हमारे हिंद महासागर तक, तो वो हमारे हिंद महासागर का तापमान पश्चिमी, ध्यान रखना है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में तो वृद्धि होती है, लेकिन हमारे हिंद महासागर के तापमान में कमी रहती है। ला नीना के प्रभाव से एल नीनो के ठीक विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है। एल नीनो को ईसु शिशु तथा ला नीना को उनकी छोटी बहन कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभार वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं ज्वार भाटा को, ओशियन टाइड्स को। ओशियन टाइड्स, देखिए हमने क्या देखा था कि समुद्र में, ओशियन में, महासागरों में, समुद्र में, इन सब में क्या होता है, पानी ठहर के तो रहता नहीं है, पानी स्टेबल ठहरा हुआ थोड़ी रहता है, पानी में लहरें रहती हैं, धाराएं चलती हैं ओशन में। अभी हमने देखा करंट्स को, वेव्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इनका चलना क्या है, हॉरिजॉन्टली चल रही हैं, ये वर्टिकल थोड़ी ना चल रही हैं, ऊपर या नीचे थोड़ी चल रही हैं, ये कैसे चल रही हैं, हॉरिजॉन्टली। इसी तरह से हमने देखा था कि जो पानी वर्टिकली ऊपर उठता है, लंबवत रूप से उठाव और फिर गिरना, तो उसी को हम टाइड्स कहते हैं। यानी पानी का संचलन अगर वर्टिकली हो रहा है तो इसे हमने किसमें पढ़ना था, टाइड्स के अंदर पढ़ना था। तो टाइड्स अब हम पढ़ रहे हैं, करंट्स को हम पढ़ चुके हैं, वेव्स को पढ़ चुके हैं। समुद्री ज्वार, ओशियन टाइड्स है क्या, पानी का ऊपर उठना अपनी सतह से, और ऊपर उठा हुआ ऐसा तो है नहीं ऊपर ही रहेगा, वापस नीचे गिरेगा। तो एक को ज्वार, दूसरे को भाटा, इंग्लिश में इनको टाइड्स ही कहते हैं। हाई टाइड, लो टाइड वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे टाइड्स के अध्ययन को टाइडोलॉजी कहा जाता है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं टाइड्स को। समुद्री जल स्थिर तो रहता नहीं है, बल्कि दिन में 2 बार लगभग 12 घंटे 26 मिनट में समुद्र का स्तर बढ़ता है और नीचे गिरता है। समुद्र के स्तर में वृद्धि को ज्वार कहते हैं और गिरावट को भाटा कहते हैं, या निम्न ज्वार कह देते हैं, लो टाइड कह दिया जाता है। यह मुख्य रूप से, अब ज्वार भाटे के आने का कारण क्या है, तो देखिए हमें सब ये तो पता है नॉर्मली कि भी ज्वार भाटा आता है, यानी पानी में किसी तरह का कोई फोर्स काम करता है कि पानी ऊपर उठता है। अब पानी में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, नॉर्मल डेज के अंदर ये ऐसी स्थिति हम लेते हैं क्योंकि दिन में भी ज्वार आता है, अर्धदैनिक ज्वार भी आते हैं। हम ये मानते हैं कि जब पानी संतुलन में है, उसमें धाराएं चल रही हैं, उसमें लहरें चल रही हैं, लेकिन वर्टिकली ऊपर नहीं उठ रहा है जल, ऐसी स्थिति में इस जल को संतुलन में कौन किए हुए रहता है, तो 2 फोर्स आपको ध्यान रखने हैं। ये हमारी अर्थ है और ये हमारे अर्थ का ज्योग्राफिकल सेंटर है, भौगोलिक केंद्र है, ठीक है। अर्थ पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्र अपसारी बल जिसे कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हम जानते हैं कि ये लेता है पानी को नीचे की तरफ, जल को नीचे की तरफ, यानी अपनी तरफ खींचता है। और जो केंद्र अपसारी बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो बाहर की तरफ। अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस के ऊपर, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस पे कौन सा बल भी काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्र अपसारी बल भी काम कर रहा है। अब ये केंद्र अपसारी बल जल को बाहर निकालता है, गुरुत्वाकर्षण बल जल को अंदर करता है। अंदर बाहर में ये कंप्लीट संतुलन बना रहता है। इस संतुलन को बिगाड़ता कौन है, एक तो हम जानते हैं कि चंद्रमा। देखिए ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, उनके आयतन और उनके द्रव्यमान, यानी उनके वॉल्यूम और उनके मास के अकॉर्डिंग उनमें ट्रैक्शन, कर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चंद्रमा में भी गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसे हम ट्रैक्शन, मून्स ट्रैक्शन फोर्स भी कह देते हैं, या फिर उसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल या कर्षण बल जिसे कह देते हैं। जो सन है उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी उसमें भी कर्षण बल है, ट्रैक्शन फोर्स है। तो इसका मतलब चंद्रमा में भी गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य में भी है और हमारी पृथ्वी में भी है। अब मुद्दा ये है कि आखिर ज्वार आता क्यों है, जब अर्थ के सामने मून हो। यहाँ पे अब हम इनको मिटाते हैं और प्रॉपर मैनर में एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखना,
ये है हमारी अर्थ, ये इसका क्या है, भौगोलिक केंद्र है। यहाँ पे है मून, ये मून का भौगोलिक केंद्र है। अर्थ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब यहाँ पे इसके ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अब अर्थ को असंतुलित यानी जल को असंतुलित करने में रोल कौन प्ले कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि दो फोर्स ऐसे काम कर रहे हैं जो कि पानी को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, यानी अपनी तरफ खिंचाव हो रहा है। कौन से, गुरुत्वाकर्षण बल तो अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन जब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा था तब तक तो मामला संतुलन में था। सेंट्रीफ्यूगल का साथ देने के लिए, केंद्र अपसारी बल का साथ देने के लिए चंद्रमा का कर्षण बल भी काम कर रहा है, मून्स का ट्रैक्शन फोर्स भी काम कर रहा है, दो बल मिल गए हैं। ऐसे में क्या होता है, यहां से पानी क्या होता है, ऊपर उठता है। यानी इस वाले पार्ट में जो भी हमारी अर्थ में रोटेशन हो रहा है, देखिए चंद्रमा भी, मून जो है वो भी अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, और इसके अलावा हम जानते हैं हमारी अर्थ के चारों तरफ भी घूमता है। अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इस वाले पार्ट के सामने मून है, अर्थ के इस वाले पार्ट के सामने मून है। आज हम जानेंगे कि मून का हमेशा आधा ही भाग हम हमेशा क्यों देख पाते हैं, दूसरे वाला पार्ट क्यों नहीं देख पाते। लगभग 54% मून का पार्ट जो है वही हम देख पाते हैं, पीछे का हिस्सा हम नहीं देख पाते। उसका भी कारण जानेंगे। होता क्या है, अब यहाँ पे क्योंकि मून्स का ट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, इस वाली जगह पे क्या आता है, ज्वार आता है, यानी टाइड्स आते हैं। ज्वार भी आता है, फिर भाटा भी आता है, यानी पानी ऊपर उठता है फिर नीचे भी गिरता है। इस वाली जगह पे भी क्या होता है, ज्वार आता है। अब इस वाली जगह पे तो समझ में आ गया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने साथ दे दिया इधर, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे क्या आ गया, ज्वार आ गया, टाइड आ गया। लेकिन इसके ठीक विपरीत भी क्यों आता है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं, अच्छा सन भी इसी तरफ है। तीनों सिचुएशन को भी जानेंगे, इनकी सिजगी क्या होती है, लीनियर पोजीशन में ये कब होते हैं, एक रेखीय, वो सब जानेंगे। लेकिन पहले हम ये समझ रहे हैं कि इसके जस्ट जहां ज्वार आ रहा है चंद्रमा के कर्षण बल के कारण, उसके ठीक विपरीत क्यों आ रहा है। विपरीत इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको 2 पॉइंट और ध्यान रखने हैं कि जब यहाँ पे ये दोनों पिंड आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं तो इनके बीच में भी एक फोर्स काम करता है। देखिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट में ये है उभय कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उभय गुरुत्वीय केंद्र, इसको कहते हैं कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, इसे आप बहुत बेहतर एग्जाम्पल से यूं समझ सकते हैं कि जब आपने किसी को, जैसे आप ज़्यादा वेट के हैं और सामने वाला व्यक्ति कम वेट का है, कम भार का है, छोटे बच्चे को ले लीजिए और आप उसे पकड़िए दोनों हाथों से और अपने चारों तरफ घुमाइए, आप दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये उभय गुरुत्वीय केंद्र है जो आप दोनों को आपस में बाउंड किए हुए, आबद्ध किए हुए। ठीक इसी तरह से चंद्रमा और पृथ्वी, ये दोनों भी आपस में आबद्ध हैं, बाउंड हैं, फोर्स के नाते बाउंड हैं। आप देखते हैं कि चंद्रमा कभी अलग जाता है, नहीं। अर्थ कभी अपनी ऑर्बिट से अलग जाती है, नहीं। सब अपनी कक्षीय गति यानी एक ऑर्बिट में राउंड लगाते हैं। अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, सन भी चंद्रमा, मून भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। मून जो है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब हम ये देख पा रहे हैं, क्या चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो हाँ बिल्कुल लगाता है। कैसे, जब मून यानी अर्थ जो है वो 12 महीनों में सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है। मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए एक साल में 12 बार सन के चारों तरफ चक्कर लगा चुका होता है। क्यों, क्योंकि मून तो एक महीने में ही कंप्लीट कर लेता है अपना। और मून की, चंद्रमा की अक्षीय गति और उसकी कक्षीय गति यानी अपने एक्सिस पे घूमना और अपने ऑर्बिट में घूमना, दोनों ही हम जानते हैं 28 डेज समथिंग। तो इसके बारे में हम अभी क्या देख रहे हैं कि अपने अक्ष पे भी चंद्रमा
जितनी समय में घूमता है उतने ही समय में अर्थ के चारों तरफ चक्कर भी लगा लेता है। तो इसके दोनों की गति लगभग समान होने के कारण हमें पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। लगभग 54% जो चंद्रमा है वो हमें दिखाई देता है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, यानी आपने किसी को पकड़ के घुमाया होगा डेफिनेटली बचपन में, या फिर अभी भी आप घुमा के देख सकते हैं, और बाई चांस आपके हाथ से जो कम वेट वाला पर्सन है वो छूट जाए तो आपको पता है वो काफी दूर जाकर गिरता है। और अगर आपका बैलेंस बिगड़ता है, आप भी गिर जाते हैं, तो आप नजदीक ही गिरते हैं। इसका कारण क्या है, यहाँ पे मास, द्रव्यमान, जो कि आपका ज्यादा था अगले का कम था। अगला आपको लग रहा था चारों तरफ से चक्कर लगा रहा है, आपके चारों तरफ आप उसे घुमा रहे थे, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर क्या लग रहा था, राउंड लग रहा था। ठीक इसी तरह से यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच में जो बाउंड है, यानी आबद्ध हैं ये जो दोनों एक दूसरे से, इसका मतलब यहाँ पे कोई कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी उभय गुरुत्वीय केंद्र है। वो कहाँ पे होता है, उभय गुरुत्वीय केंद्र, जिसका भार द्रव्यमान और वॉल्यूम ज्यादा होता है, उसी के पास होता है कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी चंद्रमा और पृथ्वी में किसके पास होगा, अर्थ के पास होगा। ठीक है, ये है कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि ज्योग्राफिकल भौगोलिक केंद्र से कुछ दूरी पे है, क्योंकि ये इस भौगोलिक केंद्र और ये चंद्रमा के भौगोलिक केंद्र के बीच में होना चाहिए था, लेकिन होगा किसके पास, जिसका वेट ज्यादा है, यानी जिसका द्रव्यमान मास ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, उसके पास। तो ये कहाँ पे है, अर्थ के पास है, इस वाली जगह पे। इसको क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक तो है भौगोलिक केंद्र और दूसरा है उभय गुरुत्वीय केंद्र, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि भौगोलिक केंद्र को और उभय गुरुत्वीय केंद्र को दोनों को मिलाने वाला ये जो अक्ष दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं। अब जब चंद्रमा का कर्षण बल यहाँ पे लग रहा है ऐसी सिचुएशन में, और यहाँ पे अर्थ के यहाँ पे क्या है, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये अर्थ का भौगोलिक केंद्र है। अब यहाँ पे क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का झुकाव किस तरफ है, चंद्रमा की तरफ है, यानी अर्थ के इस वाले हिस्से में क्या है, झुकाव है। और गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे ज्यादा हावी हो रहा है, मैनेज करने के लिए, अपने जल को मैनेज करने के लिए यहाँ पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। लेकिन अर्थ तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और रोटेट कर रही है, इसका मतलब जल को बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है, केंद्र अपसारी बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहा है। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, झुकाव जैसे ही बढ़ा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का झुकाव इस तरफ बढ़ा, वैसे ही यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का, उसका प्रभाव क्या हो गया है, कम हो गया है। लेकिन यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तो कम हो गया, लेकिन जो अर्थ के रोटेशन के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ CFF से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये तो उतना ही काम कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रभाव उतना का उतना है, जो कि पूरी अर्थ पे ही चल रहा है। इसका मतलब इस प्रभाव के कम होने के कारण यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मौका मिल गया, उसने अपना प्रभाव दिखाया और यहाँ से भी जल ऊपर उठा। तो ध्यान रखना है कि चंद्रमा जिस तरफ है उसके विपरीत जो अर्थ की डायरेक्शन बन रही है, यानी मान लेते हैं कि चंद्रमा ईस्ट में है, चंद्रमा वेस्ट में भी जाता है घूमकर, चंद्रमा पूर्व की साइड में है, पश्चिम में, इस वाले पार्ट पे क्यों जल उठ रहा है, क्यों ज्वार आ रहा है, क्यों टाइड आ रहा है, इसका पता आपको होना चाहिए। क्योंकि आपको डायरेक्ट कहना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का झुकाव बढ़ गया चंद्रमा की तरफ वाले भाग पे, और गुरुत्वाकर्षण का बल का जो प्रभाव था वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया कम, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का झुकाव किधर हो गया है, इस डायरेक्शन में। तो पीछे वाली अपोजिट डायरेक्शन में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तो हो गया है कम, और वहां पे केंद्र अपसारी बल जो एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रही है, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना जो काम कर रहा था वो हो गया प्रभावी। प्रभावी तो वो हर जगह है, लेकिन जहां पे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो गया वहां पे अब वो अपना प्रभाव अच्छे से दिखाएगा तो क्या होगा, जल बाहर की तरफ निकलेगा, यानी जल ऊपर उठेगा। तो दोनों ही डायरेक्शन में, हाँ यहाँ पे जल ज्वार कम ऊंचा आता है, इस वाली जगह पे जो मून के जस्ट सामने की साइड में है, फ्रंट है, वहां पे ज्वार टाइड जो है वो ज्यादा ऊंचा आता है, लेकिन आते दोनों तरफ हैं। अब हो सकता है बुक्स में अलग अलग ही कारण दिए हुए रहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोनों तरफ क्यों आता है।
अच्छा, जब यहाँ पे सन भी इसी डायरेक्शन में हो, अब हम 3 सिचुएशन समझते हैं। ये बात तो आप समझ चुके हैं कि चंद्रमा क्यों हमें आधा दिखाई देता है, और आप कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी समझ चुके हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी समझ चुके हैं। अब हम जानते हैं कि ज्वार आता तो है, ये तो पता चल गया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने किस तरह से काम किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने किस तरह से काम किया, और मून्स के ट्रैक्शन ने कैसे काम किया। अब हम बात करते हैं, ये तो है हमारी अर्थ, और ये उभय गुरुत्वीय केंद्र है, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। अब यहाँ पे है मून और यहाँ पे है सन। अब आप मुझे एक बात बताइए कि सन का भी तो ट्रैक्शन फोर्स काम करता है, सन का भी तो कर्षण बल काम करता है। यहाँ पे मून है, इसके कारण भी ज्वार आएगा, यहाँ पे सन है, इसके कारण भी ज्वार आएगा। ध्यान रखना है, चंद्रमा के बल का जितना प्रभाव होता है, चंद्रमा का कर्षण बल जितना प्रभावी होता है, उससे आधा, लगभग आधा, यानी 5/11 भाग ही लग पाता है सन का। जबकि सूर्य का कर्षण बल ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमने देखा ट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होता है जितना ज्यादा द्रव्यमान हो, आयतन हो, यानी वॉल्यूम और मास के अनुपात में ही कर्षण बल होता है। तो चंद्रमा की तुलना में तो सूर्य में बहुत ज्यादा कर्षण बल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि दूरी जो है वो सूर्य की ज्यादा है पृथ्वी से, और दूरी जो है पृथ्वी से पास नजदीक है हमारा चंद्रमा, तो चंद्रमा का कर्षण बल कम होते हुए भी सूर्य से कम होता है, लेकिन उसके बावजूद पृथ्वी पे प्रभाव ज्यादा है, अर्थ पे अपना इफेक्ट ज्यादा छोड़ रहा है। जबकि सूर्य दूर होने के कारण ज्यादा कर्षण बल होते हुए भी उसका इंपैक्ट कम आता है, उसका प्रभाव कम आता है। तो ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा का जो कर्षण बल है उसका 5/11 भाग ही कर्षण बल, ट्रैक्शन फोर्स है किसका? सूर्य का। तो यहाँ पे सन है, ये अर्थ है, ये मून है, तीनों क्या है? एक लाइन में है, एक लाइन में है, तो इनको क्या कहते हैं? लीनियर पोजीशन भी कहते हैं, सिजगी भी कहते हैं। ध्यान रखना है, इसे सिजगी कहते हैं। इसे सिजगी भी कहते हैं, इसको व्युति भी कहते हैं। व्युति, अपोजिशन। अपोजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ के एक तरफ मून है, एक तरफ सन है। सन और मून दोनों क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए इसको अपोजिशन या व्युति भी कहा जाता है। जब अर्थ के मून और सन एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको युति कहा जाता है, कंजक्शन जिसे हम कहते हैं। सिजगी तब भी बनती है, लीनियर होना। अच्छा, लीनियर होना एक बात है, और मून क्योंकि चारों तरफ रोटेट कर रहा है, किसके? हमारी अर्थ के, तो इसलिए चंद्रमा की स्थिति बदलती रहती है। एक बार यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से चेंज होता रहता है। अब हम क्या देखते हैं कि चंद्रमा यहाँ पे और यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है, इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे, ठीक है। एक बनता है 90 डिग्री का एंगल। आप समझ पा रहे हैं कि मून रोटेट होते होते यहाँ पहुँच गया। अब अर्थ के, सन, अर्थ और मून किस में है? 90 डिग्री के एंगल पे हैं। यहाँ पे भी ज्वार तो आएगा, कहाँ कहाँ आएगा? अर्थ के यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे, क्योंकि सन का जितना भी ट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, काम तो कर रहा है, तो यहाँ पे भी ज्वार आता है। लेकिन ये ज्वार बहुत ज़्यादा ऊंचाई के नहीं आते, बहुत ज़्यादा ज्वार यहाँ पे ऊंचाई वाले नहीं आते हैं, यानी कम फोर्स काम कर रहे हैं ना, क्योंकि ये कहाँ पे है? सन का कम फोर्स काम कर रहा है, इसके ठीक अपोजिट वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेविटेशन का कम हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आएगा। मून कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे भी ज्वार आएगा, यहाँ पे भी ज्वार आएगा, यानी अर्थ के आपको चारों तरफ, इसको चतुर्थांश कहते हैं, तो चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है? आपको ज्वार दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो समुद्री जल स्थिर नहीं होता, बल्कि दिन में 2 बार लगभग 12 घंटे और 26 मिनट में समुद्र का जल स्तर बढ़ता है और नीचे गिरता है। समुद्र के स्तर में वृद्धि को ज्वार कहते हैं और गिरावट को भाटा या फिर निम्न ज्वार कहते हैं। मुख्य रूप से क्यों होता है? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अब ये बात समझ में आ गई कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है, सूर्य का और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह से काम करते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी के घूमने का प्रभाव भी ज्वार भाटे पे पड़ता है, क्योंकि अगर अर्थ जो है
और मून जो है वो सेम टाइम में रोटेट कर रहे होते, यानी हमारी अर्थ से देखने पे मून हमें स्टिल्ड दिखाई देता। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसे हम पढ़ते हैं कि वो हमारी अर्थ के बिल्कुल साथ साथ ही क्या चलते रहते हैं। अगर ऐसा होता तो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का जल जो है वो ऊपर ही उठा हुआ रहता, क्योंकि मून भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन होता क्या है, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और मून रोटेट अर्थ के चारों तरफ करता है। दोनों में डिफरेंस है, और डिफरेंस थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा है। किस तरह से कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है 24 आवर्स में, एक्सिस पे रोटेट कर रही है। मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो वो मून जो है वो धीरे चल रहा है, अर्थ जल्दी जल्दी रोटेट कर रही है। दोनों में डिफरेंस है ना अच्छा खासा। पृथ्वी 24 घंटे में ही घूम जाती है अपनी एक्सिस पे, मून तो पूरे 28 दिन और कुछ घंटे लेता है। तो यहाँ पे हम ये बात जान पा रहे हैं कि मून चलता है धीरे 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 धीरे, अर्थ चलती है फटाफट अपनी एक्सिस पे। ध्यान रखना है, सन के चारों तरफ की बात हम नहीं कर रहे। सन के चारों तरफ में तो मून तो चक्कर लगा लेता है 12 और अर्थ लगा पाती है सन के चारों तरफ 1 चक्कर। हम बात कर रहे हैं एक्सिस की। तो हम क्या कह रहे हैं, इसके साथ ही पृथ्वी के घूमने का प्रभाव भी ज्वार भाटे पे पड़ता है। यानी अर्थ जो फटाफट घूम गई है, तो ये मानिए कि यहाँ चंद्रमा था, यहाँ ज्वार आया, अर्थ घूम गई, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, इस तरह से ये चलता रहता है। तो ज्वार भी क्या करता रहता है, टर्न होता रहता है। तो पानी का ऊपर उठना भी चलता रहता है इस तरह से। तो यहाँ पे इसके साथ ही पृथ्वी के घूमने का प्रभाव भी पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो महासागरों के जल को अपनी ओर खींचता है। मून और सन का ट्रैक्शन फोर्स या फिर इसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, वो पानी को, ओशियन के पानी को अपनी तरफ खींचता है। केंद्र सारक बल जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, इसको हम समझ चुके हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ये बल जो गुरुत्वाकर्षण बल के पूरक कार्य करता है। केंद्र पसारक बल जो है ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये हमारी है, ये हमारी अर्थ आपको दिखाई दे रही है। ये फुल मून की सिचुएशन है। फुल मून में क्या होता है, यहाँ पे व्युति बनी हुई है। ध्यान रखना है, पूर्णमासी जब भी चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन ही होता है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, ये बात भी आपको पता रहनी चाहिए। भले ही लिख लेना इसे कि चंद्र ग्रहण जब भी होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है, और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। दोनों बातें लिख लेना। तो ये है फुल मून दिखाई दे रहा है। जब चंद्रमा कहाँ पे है, अर्थ बीच में है, एक तरफ मून है, दूसरी तरफ सन है। एक तो ये सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पे भी टाइड आएगा, यहाँ पे भी टाइड आएगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में हमने 90 डिग्री वाला एंगल देख ही लिया, जिसमें क्या बनता है, चतुर्थांश बन रहा है, दोनों तरफ ज्वार, यहाँ पे ज्वार, यहाँ पे। अच्छा, इसकी तुलना में ये ज्वार ज्यादा ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का फोर्स ज्यादा काम करता है ना सन के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन ज्वार तो आता है। अब हम एक सिचुएशन ये देख रहे हैं कि मून को यहाँ भूल जाइए, मून भी किधर है, इधर ही है तो सभी एक लाइन के अंदर ही, यानी लीनियर पोजीशन तो बनी हुई है। लेकिन न्यू मून के समय ज्यादा ऊंचा ज्वार क्यों आता है, उसका कारण आपको पता होना चाहिए। जब न्यू मून आपको तीनों एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं, इस बात को भूल जाइए, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना, इधर भी चंद्रमा है उधर भी, एक टाइम में तो एक ही तरफ रहेगा। ये अर्थ है, यहाँ पे मून है, वो सन है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब मून और सन दोनों का ही कर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स या ट्रैक्शन फोर्स जो है वो एक ही तरफ लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका बल प्लस में 5/11, इसका जितना बल है, मान लेते हैं इसका एक बल है और उसका प्लस 5/11 भाग और काम कर रहा है। जबकि जब मून यहां था तब तो 5/11 बल तो वो काम कर रहा था, एक बल ये काम कर रहा था, तो कम ऊंचा था। अब तो दोनों मिल गए हैं, एक साथ जुड़ गए हैं, यानी अब ज्यादा ऊंचा ज्वार आता है। तो ध्यान क्या रखना है, न्यू मून के समय यानी अमावस्या के समय ज्यादा ऊंचा ज्वार आता है, न्यू मून के टाइम पे ज्यादा ऊंचा ज्वार आता है। फुल मून पूर्णिमा के दिन पे कम ऊंचा ज्वार आता है। अगर इन दोनों में पूछा जाए, हालांकि दोनों ही टाइड हैं, दोनों ही ऊंचे ज्वार की काउंटिंग की जाती है, लेकिन अगर इन दोनों में भी तुलना पूछ ली जाए तब आपको न्यू मून, अदरवाइज तो न्यू मून में भी और जो हमने देखा फुल मून में भी, दोनों में ही ऊंचा ज्वार आता है। अब हमने 90 डिग्री वाले एंगल को डिस्कस कर ही लिया था। ज्वार भाटा इन सभी बलों के निरंतर संतुलन का परिणाम है।
चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से प्रभावित होकर चंद्रमा की ओर के महासागरों को उसकी ओर खींचा जाता है, जिससे पहले ज्वारीय उभार होता है, उच्च ज्वार बनता है। उसी समय पृथ्वी के विपरीत दिशा में समुद्र के जल पर एक भारी बल लगता है, जिसे जड़त्व का केंद्र सारक बल कहा जाता है, और अन्य ज्वारीय उभार बनता है। समझ गए ना कि इधर तो लग रहा है चंद्रमा का कर्षण बल, इधर ये काम कर रहा है अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो दोनों तरफ क्या बनते हैं, ज्वार बनते हैं, टाइड्स आते हैं। दो ज्वारीय उभारों के बीच में गर्त या निम्न ज्वार भी बनता है। जैसे जैसे पृथ्वी हर दिन अपनी धुरी पर घूमती है, ये उभार और गर्त पृथ्वी की सतह पे घूमते जाते हैं। जो हमने उभय गुरुत्वीय केंद्र देखा था, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा था, वो भी तो चंद्रमा के साथ साथ घूमता जाता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी आबद्ध है ना उसी फोर्स के नाते। तो जैसे जैसे चंद्रमा अपनी रोटेशन यानी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वैसे वैसे उभय गुरुत्वीय केंद्र भी बदलता रहता है। तो ध्यान रखना है, उभय गुरुत्वीय केंद्र स्थिर नहीं रहता। कॉमन ग्रेविटेशन फोर्स जो है, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सॉरी ग्रेविटेशन फोर्स कह दिया, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, उभय गुरुत्वीय केंद्र जो है, वो भी चंद्रमा के साथ साथ खिसकता जाता है। ज्वारीय धारा जल के बढ़ते और गिरते ज्वार से ज्वारीय धाराएं बनती हैं। बाढ़ की धारा ज्वार के बढ़ने पर पानी की गति एक धारा बनाती है और इसी को बाढ़ की धारा कहा जाता है। फ्लड करंट, निम्न धारा लो करंट, प्रतिक्षिप्त लहर या ज्वार के गिरने के दौरान बनने वाली धारा को कहा जाता है, क्योंकि उठना और जल का वापस गिरना, इसी को हम टाइड कहते हैं। ज्वार और भाटा, तो एक में ऊंचाई और फिर वापस निम्न धारा। ज्वारीय धारा की ताकत पानी की मात्रा और उस क्षेत्र पर निर्भर करती है। जैसे हम ये कहते हैं फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, तो ये ऊंचा ज्वार आ रहा है, जबकि वहां पे जिस तरह की सिचुएशन बनती है वो अर्थ पे बाकी जगह भी बनती है। फिर कारण ऐसा क्या है, तो ज्वारीय धारा की ताकत और पानी की मात्रा और उस क्षेत्र पे निर्भर करती है कि वहां पे कितना ऊंचा ज्वार आएगा, तो यानी वहां पे किस तरह की स्थिति में वो क्षेत्र है, इस बात पे। एक बड़े क्षेत्र के माध्यम से चलने वाली एक बड़ी ज्वार की मात्रा केवल एक कमजोर ज्वारीय धारा बना सकती है, ऐसा संभव हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में पूछ लिए जाते हैं। दूसरी ओर एक संकीर्ण क्षेत्र, यानी अगर आपके माइंड में ये है कि जितना खुला, जितना बड़ा महासागर है, उतनी ऊंचाई से पानी ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी ओर एक संकीर्ण क्षेत्र ज्वार की मात्रा यानी कम होने पर भी एक मजबूत ज्वारीय धारा का निर्माण हो सकता है, ज्वारीय धारा उत्पन्न हो सकती है। ज्वार को आवर्ती और बढ़ते पानी की ऊंचाई के आधार पर बांटा जाता है। आवर्ती के आधार पे, तो इसे देखिए कितनी बार, आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आ रहा है। अर्धदैनिक ज्वार, प्रत्येक दिन में 2 बार उच्च और 2 बार निम्न ज्वार। देखिए उच्च ज्वार यानी हाई टाइड और लो टाइड, तो ये तो जब अगर एक बार पानी ऊपर उठ रहा है तो डेफिनेटली नीचे गिरेगा। ये उच्च या निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। इसकी अवधि 12 घंटे 25 मिनट या फिर 12 घंटे 26 मिनट भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, 26 मिनट, और फिर वो 24 घंटे 52 मिनट। इनकी अवधि 12 घंटे 25 या 26 मिनट होती है। इनकी तरंग दैर्ध्य पृथ्वी की परिधि के आधे से अधिक होती है। दैनिक ज्वार, दिन में एक दिन में ज्वार चक्र में प्रत्येक दिन केवल एक उच्च और एक निम्न ज्वार होता है, तो उसको हम कहते हैं दैनिक ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार जब दिन में 2 बार यानी दिन में 2 बार, तो अर्धदैनिक है। मिश्रित ज्वार किसको कहते हैं? एक मिश्रित ज्वारीय चक्र में प्रत्येक चंद्र दिवस पर अलग अलग आकार के 2 उच्च और निम्न ज्वार होते हैं। लगातार उच्च या निम्न ज्वार के बीच की ऊंचाई को, अंतर को दैनिक असमानता कहा जाता है। मिश्रित ज्वारीय चक्र वाले क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये पाए जाते हैं। मिश्रित ज्वारीय चक्र, ज्वार की ऊंचाई के आधार पर इसका वर्गीकरण अगर हम देखें तो उच्च ज्वार पृथ्वी के संबंध में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर महत्वपूर्ण रूप से उतार चढ़ाव करता रहता है, और इसके परिणाम स्वरूप 2 प्रकार के ज्वार होते हैं। एक होता है बृहद ज्वार नाम से ही पता चल रहा है, हाई टाइड, ग्रेट टाइड नहीं, हाई टाइड। हाई टाइड ज्वार की ऊंचाई का पृथ्वी के संबंध में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से सीधा संबंध है। जितने भी फैक्ट्स अभी हम फटाफट पढ़ रहे हैं
उनको हमने आम बोलचाल की भाषा में बाकायदा मैंने जो अभी मैप यानी जो ड्रॉ किए हैं डायग्राम, उनके थ्रू हमने समझ लिया है। आप इसे एक बार पढ़ के देखेंगे, इजी है। इससे पहले भी टाइड को क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। तो यहाँ पे वृहद ज्वार, ज्वार की ऊंचाई पृथ्वी के संबंध में सूर्य और चंद्रमा। तो वृहद ज्वार कब आएगा भाई? जिस दिन पूर्णिमा है, फुल मून है, या फिर अमावस्या है, न्यू मून है। और इन दोनों के कंपैरिजन में भी पूछ लिया जाए तो हमने इसे और भी डेप्थ में पढ़ लिया है कि न्यू मून वाले समय में क्योंकि सिजगी लीनियर पोजीशन बन रही है, और ऐसी स्थिति में क्योंकि पृथ्वी के सामने चंद्रमा भी है और सूर्य भी है, तो दोनों का आकर्षण बल जो है वो काम कर रहा है, जिसके नाते अर्थ पे ज्यादा ऊंचा ज्वार आएगा। जो सामने वाली पोजीशन है उस पे ज्यादा ऊंचा ज्वार आएगा, और उसके ठीक अपोजिट साइड में भी ज्वार आएगा। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सभी एक सीधी रेखा में होंगे तब ज्वार अधिक होगा। अब सीधी रेखा में दोनों ही तरफ हो सकते हैं, ये अर्थ है, ये सन है, ये मून है, ये मून है और ये सन है, तीनों क्या है? एक रेखा में। जब ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है, तब भी तीनों क्या है? एक रेखा में है। तो एक हमने देखा था ये वाला फुल मून की सिचुएशन में और ये वाला न्यू मून की सिचुएशन में। वृहद ज्वार महीने में 2 बार आता है, पूर्णिमा के दौरान और अमावस्या के दौरान। इन दोनों में भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप यकीन मानिए कि इनके अलावा, आपके अलावा कोई और इसका आंसर प्रॉपर मैनर में नहीं दे पाएगा, ये यकीन मानिए। तो पूर्णिमा और अमावस्या में भी यदि कंपैरिजन, वैसे तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो दोनों को ही, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को ही वृहद ज्वार हाई टाइड में, ग्रेट की जगह हाई कर लेना, हाई टाइड में कंसिडर करते हैं इसे। लेकिन अगर आपसे इन दोनों में भी अंतर पूछ लिया जाए तो याद रखना है अमावस्या के दिन ज्यादा ऊंचा ज्वार आता है, कारण अब आपको पता है। तो इन दोनों दिन महीने में 2 बार क्या होते हैं? उच्च ज्वार आते हैं, हाई टाइड आते हैं। लो, स्लो नहीं, लो टाइड, निम्न ज्वार या मंद ज्वार। सौर ज्वारीय बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल को आंशिक रूप से समाप्त कर देता है। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के आकर्षण के 2 गुना से अधिक है, लेकिन क्योंकि जस्ट हाफ तो है ही ना, 5/11, जस्ट हाफ नहीं है, लगभग आधा है। यानी या तो आप यूं कह लीजिए कि चंद्रमा का जितना बल काम करता है उससे लगभग आधा या आधे से भी थोड़ा कम जो है वो काम करता है सूर्य का, या फिर कह दीजिए कि सूर्य से 2 गुना या 2 गुने से थोड़ा सा ज्यादा चंद्रमा का आकर्षण बल काम करता है। बात तो दोनों एक ही है। तो चंद्रमा का आकर्षण बल जो है वो सूर्य के आकर्षण बल की तुलना में 2 गुना से भी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिकार बल इसे कमजोर करता है। ये ज्वार चंद्र चक्र में निश्चित समय पर आते हैं जब ज्वार की सीमा सबसे छोटी होती है। सामान्यतः वृहद और मंद ज्वार में 7 दिनों का अंतर होता है, लगभग 7 दिनों का। ये ज्वार महीने में 2 बार आते हैं। मंद ज्वार भी कब आते हैं? 2 बार आते हैं। ज्वार का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन हम पढ़ ले जाते हैं। देखिए, जब ज्वार आता है तो ये नेविगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जहाज नेविगेशन में ज्वार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाज़ों को बंदरगाह के साथ डॉकिंग में सहायता करते हैं, यानी इतने फोर्स के साथ आते हैं कि जहाज को अंदर तक धकेल लाते हैं। तो ये हमारे बंगाल की खाड़ी में, यानी हमारे कोलकाता वाले बंदरगाह पे बहुत अच्छा काम करते हैं। ज्वार की उपस्थिति नदियों के साथ बंदरगाहों में और उथले प्रवेश द्वार वाले ज्वारनद मुख पर महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि आप यूं समझिए, ज्वार टाइड्स आई जिसके कारण जो जहाज खड़ा था बंगाल की खाड़ी में उसे अंदर मुहाने तक लेकर आना है, तो वो फोर्स की वजह से मुहाने तक पहुंच जाता है। और यहाँ पे मुहाने पे जितनी भी ज़्यादा पॉल्यूटेड या फिर हम कहें गाद ये सब जमा थी, उनको अपने साथ बहा कर ले जाता है वापस, क्योंकि जो आई है धारा वो वापस तो जाएगी जाएगी, जो पानी ऊपर उठा है वो वापस तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो आने के साथ भी हमारे लिए यूजफुल हो रहा है, और वापस जाते टाइम सारा कचरा, गाद, जितनी भी पॉल्यूटेड जो हमने पॉल्यूशन किया है वो सब, तो ये सेडिमेंट्स अपने साथ वापस ले जाता है और ले जाकर के समुद्र की तली में जमा कर देता है या महासागरों में जमा कर देता है। कोलकाता के ज्वारीय बंदरगाहों के लिए नेविगेशन जो है वो इसी टाइड की सहायता पर निर्भर है। उच्च ज्वार के दौरान मछलियां तट के करीब पहुंच जाती हैं और इसलिए मछुआरों को भी मदद मिल जाती है। जल चैनलों के अंदर ज्वार की आगे और पीछे की गति से अवसाद और गाद जो हैं वो गाद निकालने और नदी के मुहाने से दूषित पानी निकालने में सहायता करती हैं, और यहाँ पे क्या आ जाता है? फ्रेश वाटर पहुंच जाता है।
ज्वार पानी की एक यांत्रिक गति है जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भाई जब ज्वार यानी ये एक यांत्रिक ऊर्जा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, क्योंकि टरबाइन ही तो घुमाना है, तो ऊपर उठ रहा है पानी वापस नीचे गिर रहा है, फोर्स तो काम कर रहा है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, बिजली बनाने में काम में ले सकते हैं। क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा क्या है, रीन्यूएबल सोर्स है। सूरज रहेगा, चंद्रमा रहेगा, पृथ्वी रहेगी, तब तक ज्वार आता रहेगा, क्योंकि इन्हीं के कारण ज्वार आ रहा है, टाइड्स आ रहे हैं। तो ये नहीं खत्म होंगे तब तक ज्वार आना भी बंद नहीं करेगा, और नहीं करेगा इसका मतलब ये कैसे स्रोत है, जैसे सनलाइट क्या है, विंड एनर्जी क्या है, रीन्यूएबल सोर्स है, नवीकरणीय है, कभी ना समाप्त होने वाले हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा भी कैसी है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कनाडा, फ्रांस, रूस और चीन इसका सफलतापूर्वक उपयोग कर चुके हैं, लेकिन भारत में अभी उतनी सफलतापूर्वक, हाँ चल काम भारत में भी रहा है, लेकिन उतनी सफलतापूर्वक हम उपयोग नहीं कर पाए हैं। तो ये था एल नीनो, ला नीनो और टाइड्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट को, वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट को, जलवायु को हम पूरे विश्व में किस तरह से वितरण है, और इसे हम डिटेल में पढ़ ले जाएंगे। तो कॉन्टिनेंट वाइज भी जानेंगे ताकि आगे हमें कॉन्टिनेंट को पढ़ने में आसानी रहे, महाद्वीपों को पढ़ने में। महासागरों को हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो ज्वार भाटे से और एल नीनो ला नीनो से रिलेटेड थी ये समझ आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।